हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, स्मॉल कंपनी क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। जैसे सोसाइटी में छोटे और बेड लोग होते हैं ना, वैसे हाई कंपनीज भी होती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि छोटी कंपनीज को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अगर तुम्हारी कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, तो तुम्हारी कंपनी स्मॉल कहलाएगी। पर एक कंडीशन है, ये पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कंपनीज इसमें नहीं आती, जैसे होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज या सेक्शन 8 कंपनीज जो चैरिटी टाइप का काम करती है। इसका फायदा क्या है? इनको कंप्लायंस कम करना पड़ता है, मतलब पेपर वर्क कम, टेंशन कम। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, छोटे बिजनेस वालों को ज्यादा बर्डन ना डालो वरना बिजनेस हाई बैन कर देंगे। क्वेश्चन 2, शेयर प्रीमियम का पैसा कहाँ उसे होता है? अच्छा, ये कंसेप्ट समझो पहले। मान लो तुमने एक कंपनी बनाई, तुम्हारे शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। पर मार्केट में डिमांड काफी है, तो तुम बेच रहे हो 25 रुपये में। एक्स्ट्रा का 15 रुपए क्या है? ये प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम का पैसा किसी अलग अकाउंट में जाता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और सुन, ये पैसा तुम जो मर्जी नहीं कर सकते यूज। सेक्शन 52 कहता है कि इसका स्पेसिफिक यूज हाई होगा। क्या कर सकते हो इसे? बोनस शेयर्स दे सकते हो शेयर होल्डर्स को, फुली पेड। कंपनी शुरू करते वक्त जो एक्सपेंसेस आए थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको राइट ऑफ कर सकते हो। अगर पहले डिबेंचर्स इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया था, उसको एडजस्ट कर सकते हो। शेयर बायबैक कर सकते हो। बेसिकली लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये पैसा रिस्पॉन्सिबली यूज करो। पब्लिक का ट्रस्ट है तो मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 3, डिपॉजिट्स कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, अगर कंपनी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में ले रही है तो रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। सेक्शन 73 एंड 76 में सारा एक्सप्लेन्ड है। मिनिमम कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स, मतलब एटलीस्ट 6 महीने तो पैसा रखना पड़ेगा कंपनी के पास। मैक्सिमम 36 मंथ्स, मतलब 3 साल। इसे ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर इमरजेंसी है तो 3 मंथ्स के लिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले सकते हो, पर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिपॉजिट लेने से पहले सर्कुलर इशू करना पड़ता है और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ता है। मतलब ये शो करना पड़ता है कि हाँ भाई, तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए हमने प्रोविजन रखा है। हर साल रजिस्ट्रार को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि पब्लिक का पैसा है। क्वेश्चन 4, मीटिंग में कितने लोग होने चाहिए? ये क्वोरम का कंसेप्ट है। बेसिकली अगर मीटिंग में इनफ लोग नहीं आए तो मीटिंग हाई इनवैलिड हो जाएगी, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। प्राइवेट कंपनी में तो काफी सिंपल है, सिर्फ 2 मेंबर्स आ जाए पर्सनली तो काम चल जाएगा। पर पब्लिक कंपनी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर टोटल मेंबर्स 1000 तक है तो 5 लोग चाहिए। 1000 से 5000 मेंबर्स है तो 15 लोग चाहिए। 5000 से ज्यादा है तो 30 लोग चाहिए मिनिमम। अगर क्वोरम नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड लोग नहीं आए, तो क्या होगा? मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, बस नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे पोस्टपोन हो जाएगी। ये रूल इसलिए है क्योंकि डिसीजंस तो कलेक्टिव लेने चाहिए ना। अगर सिर्फ 2 to 3 लोग बैठ के डिसीजंस ले लेंगे 10,000 मेंबर्स वाली कंपनी में, तो फेयर नहीं होगा। क्वेश्चन 5, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों जरूरी है? रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अगर कंपनी में सारे डायरेक्टर्स कंपनी के ओनर्स के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है, तो क्या होगा? जो ओनर्स चाहेंगे वही होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कोई वॉइस नहीं रहेगा। इसलिए सेक्शन 149(4) कहता है कि लिस्टेड कंपनीज में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर 9 डायरेक्टर्स है तो 3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? उनका कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पर्सनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बेसिकली उनका डिसीजन अनबायस्ड होना चाहिए। कुछ पब्लिक कंपनीज को भी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं अगर उनका टर्नओवर, कैपिटल या लोन्स एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर गए। इनका रोल क्या है? ये ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होता है। सिंपल एनालॉजी, जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर न्यूट्रल होता है, वैसे ही ये डायरेक्टर्स न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देते हैं। क्वेश्चन 6, ऑडिट कमेटी कब जरूरी है? देखो स्टूडेंट्स, ऑडिट कमेटी एक पावरफुल कमेटी होती है कंपनी में। सेक्शन 177 में इसका प्रोविजन है। किसको बनाना पड़ता है? हर लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी बनाना पड़ता है। कुछ पब्लिक कंपनीज को भी बनाना पड़ता है अगर उनका कैपिटल
टर्नओवर या लोन्स एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर गए। कमेटी में कौन होता है? डायरेक्टर्स होते हैं और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब जो लॉग बेस्ड नहीं है। काम क्या करते हैं ये लोग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सुपरवाइज करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों को मॉनिटर करते हैं। बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है या नहीं ये एंश्योर करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी के अकाउंट सही है, फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। थिंक ऑफ इट एज अ वॉचडॉग जो देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 7, कंपनी कितना लोन दे सकती है या इन्वेस्टमेंट कर सकती है? यह सेक्शन 186 का टॉपिक है। देखो, कंपनी का पैसा है तो वो जो मर्जी थोड़ी कर सकती है। शेयर होल्डर्स का पैसा है तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। लिमिट क्या है? ऑप्शन 1, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 60% तक। ऑप्शन 2, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 100% तक। जो भी ज्यादा हो वो लिमिट है। अगर इसे ज्यादा करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और हाँ, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, किसको कितना लोन दिया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, सब रिकॉर्ड में होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग रूल, अगर लोन दे रहे हो तो इंटरेस्ट रेट एक मिनिमम परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए। कंपनी फ्री में पैसा थोड़ी देगी। ये सब रूल्स इसलिए है क्योंकि कंपनी ओनर्स अपने दोस्त रिलेटिव्स को फेवर ना कर पाए। शेयर होल्डर्स का पैसा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन 8, सेक्रेटेरियल ऑडिट कब जरूरी है? ये एक स्पेशल टाइप की ऑडिट है फ्रेंड्स। नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट तो सीए करता है ना, ये ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है। सेक्शन 204 में प्रोविजन है। किसको करवानी पड़ती है? लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी, पब्लिक कंपनीज को भी अगर उनका कैपिटल या टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्रॉस कर गया। ये ऑडिट में क्या चेक होता है? फाइनेंशियल फिगर्स नहीं बल्कि कंप्लायंस चेक होती है, मतलब कंपनी ने सारे कॉर्पोरेट लॉज फॉलो किए कि नहीं, कंपनीज एक्ट, एसीबीआई रूल्स, स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। रिपोर्ट कहाँ जाती है? बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ अटैच होती है, मतलब शेयर होल्डर्स को भी पता चल जाता है कि कंपनी लीगली कंप्लायंट है या नहीं। पर्पस क्या है? ये एंश्योर करता है कि कंपनी सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, लीगली भी स्ट्रांग है। प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन सही है, मीटिंग्स प्रॉपर्ली हो रही है, सब कुछ चेक होता है। थिंक ऑफ इट एज अ लीगल हेल्थ चेकअप ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन 9, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? गाइस, ये कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र है। जैसे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे हाई कंपनी का ये होता है। ये कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रॉक। इसमें क्या होता है? कंपनी का नाम, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कंपनी का यूनिक आईडी कार्ड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थडे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, मतलब कंपनी अब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, केस कर सकती है। कंपनी की लाइफ ओनर से अलग हो गई। एक पावरफुल चीज, ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब अगर एक बार इशू हो गया तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स फाइनल। कुछ कंपनीज के लिए एक और स्टेप होता है, उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पावर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन 10, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? देखो, ये प्रिटी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे फैमिली में पेरेंट और चाइल्ड होते हैं ना, वैसे हाई कंपनीज में होल्डिंग और सब्सिडरी होते हैं। कब होता है ये रिलेशनशिप? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स कंट्रोल करती है, या अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। एग्जाम्पल से समझो, टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS ये सब सब्सिडरी कंपनीज है टाटा सन्स की। लीगल डेफिनेशन सेक्शन 246 और 287 में है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है, मतलब अपनी बुक्स के साथ साथ सब्सिडरीज की बुक्स भी कंबाइन करके दिखानी पड़ती है। व्हाई? क्योंकि इन्वेस्टर्स को पूरा पिक्चर चाहिए। अगर सिर्फ होल्डिंग कंपनी के फिगर्स देखें तो इनकम्प्लीट पिक्चर होगी। सब्सिडरीज में क्या चल रहा है वो भी दिखाना जरूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है और रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए भी। क्वेश्चन 11, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? थोड़ा टेक्निकल लगेगा पर मेन सिंपल करता हूं। पहले फ्लोटिंग चार्ज समझो। फ्लोटिंग चार्ज मतलब एक ऐसा लोन सिक्योरिटी जो फ्लोट करती है। जैसे कंपनी का स्टॉक, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ये सब चेंज होते रहते हैं डेली। तो बैंक ये कहता है जो भी तुम्हारा स्टॉक रहेगा वो मेरे पास सिक्योरिटी है,
व्यापार कंपनी नॉर्मली बिजनेस कर सकती है, स्टॉक बेच सकती है, नया ला सकती है। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जब ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है, मतलब अब वो स्पेसिफिक एसेट्स पे अटैच हो गया। कब होता है ये? जब कंपनी डिफॉल्ट कर दे पेमेंट में, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हो जो लोन अग्रीमेंट में मेंशन्ड है। क्रिस्टलाइज होने के बाद क्या होता है? अब कंपनी फ्रीली डील नहीं कर सकती अन एसेट से। बैंक का सिक्योर्ड इंटरेस्ट हो गया अनस्पेसिफिक एसेट्स में। व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कंपनी डूबने लगी तो एटलीस्ट कुछ एसेट्स तो सिक्योर्ड है उनके नाम पे। क्वेश्चन 12, फेमा एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 1999 में ये एक्ट आया था और इसे पहले फेरा था जो काफी स्ट्रिक्ट था। फेमा थोड़ा लिबरल है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 1, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करना, मतलब इंडिया में डॉलर, यूरो वगैरह का ट्रांजैक्शन कैसे होगा ये मैनेज करना। 2, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना, ऑर्डरली डेवलपमेंट चाहिए, केओस नहीं। 3, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स फैसिलिटेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान बनाना, पेमेंट्स स्मूथ बनाना। 4, लिबरलाइजेशन प्रमोट करना, पहले काफी स्ट्रिक्ट रूल्स था, अब थोड़ा खुला रखा। 5, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसान बनाना, बिजनेस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना। एक इंपॉर्टेंट चीज, फेमा ट्रांजैक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, डेली बिजनेस के लिए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट टाइप के। ओवरऑल गोल है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना। क्वेश्चन 13, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मोआ बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 6 मेन क्लॉजेस होते हैं। 1, नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है? ऑब्वियसली यूनिक होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। 2, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का एड्रेस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लीगल नोटिसेस यही आएंगे। 3, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का पर्पस क्या है, क्या बिजनेस करेगी, ये सब यहाँ लिखा होता है। कंपनी इसे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। 4, लायबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स का लायबिलिटी क्या है? यूजुअली लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतना हाई रिस्क। 5, कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं। 6, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कंपनी को इनिशियली कौन सब्सक्राइब कर रहा है? एटलीस्ट 7 पीपल की डिटेल्स, पब्लिक कंपनी के लिए या 2 पीपल, प्राइवेट कंपनी के लिए। मोआ को चेंज करना क्वाइट डिफिकल्ट है क्योंकि ये कंपनी की फाउंडेशन है। शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट दोनों की अप्रूवल चाहिए मोस्टली। क्वेश्चन 14, प्रोस्पेक्टस क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट कम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। डेफिनेशन सेक्शन 270 में है। ये कोई भी डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनी की सिक्योरिटीज बाय करने के लिए। इसमें क्या होता है? कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्लान्स, रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैनेजमेंट डिटेल्स, लिटरली एवरीथिंग जो इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए चाहिए। व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। लोग अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। लीगल एंगल, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी बन सकती है। प्रिटी सीरियस मैटर है। प्रोस्पेक्टस को रॉक के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। थिंक ऑफ इट एज अ प्रोडक्ट ब्रोशर पर रियली डिटेल्ड और लीगली बाइंडिंग। क्वेश्चन 15, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी कब चाहिए? सेक्शन 178 का प्रोविजन है ये। लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। पर्पस क्या है? ये कमिटी स्टेक होल्डर्स की कंप्लेंट्स हैंडल करती है। स्टेक होल्डर्स कौन? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। कंप्लेंट्स क्या हो सकती है? डिविडेंड्स नहीं मिले, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू नहीं हुई, ट्रांसफर प्रॉब्लम्स, डिमैट इश्यूज, एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। कमिटी क्या करती है? कंप्लेंट्स टाइमली रिजॉल्व करती है, इन्वेस्टर रिलेशंस इंप्रूव करती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, स्टेक होल्डर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है। व्हाई नीडेड? क्योंकि अगर इन्वेस्टर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लिस्टेड कंपनीज में तो पब्लिक का पैसा है तो उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस होने चाहिए प्रॉपर्ली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होती है इससे, कंपनी की रेप्यूटेशन भी बेटर होती है। क्वेश्चन 16, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होता है? हर साल एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसमें वो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन करने पड़ते हैं। 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, हाँ हमने सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई किए, हर साल सेम मेथड यूज कर रहे हैं, रैंडमली चेंज नहीं कर रहे। 3, इंटरनल कंट्रोल्स,
हमने प्रॉपर सिस्टम्स बना रखे हैं जो फ्रॉड और एरर्स प्रिवेंट करते हैं। 4. गोइंग कंसर्न बेसिस, कंपनी अभी बंद नहीं होने वाली, फ्यूचर प्लान्स है। 5. रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए, सारा डॉक्यूमेंटेशन सही है। 6. फ्रॉड प्रिवेंशन, हमने कोशिश की है फ्रॉड और इरेगुलरिटीज प्रिवेंट करने की। शेयर होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि डायरेक्टर्स सीरियसली काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 17. ऑडिटर क्या सर्विसेज नहीं दे सकता? ये ऑडिटर इंडिपेंडेंस के लिए रियली इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिटर हाई सब कुछ करेगा तो चेक करेगा कौन? नहीं कर सकते। 1. इंटरनल ऑडिट, क्योंकि एफआईआर वो अपने ही काम का ऑडिट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। 2. बुककीपिंग अकाउंटिंग सर्विसेज, कंपनी की बुक्स ऑडिटर नहीं बना सकता। पहले क्लाइंट बुक्स बनाए, एफआईआर ऑडिटर चेक करे ये प्रॉपर है। 3. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिजाइन, सिस्टम ऑडिटर नहीं बना सकता क्योंकि एफआईआर सिस्टम का ऑडिट भी वही करेगा। 4. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कंपनी को एडवाइस नहीं दे सकते कहां इन्वेस्ट करना है। 5. मैनेजमेंट फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रिव्यू करते हैं। लॉजिक सिंपल है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर वो ही सब कुछ करेगा तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये सेक्शन 144 में क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या क्या प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। थिंक ऑफ इट लाइक रेफरी खुद खेल नहीं सकता, सिर्फ मॉनिटर कर सकता है। क्वेश्चन 18. ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? प्रिटी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये। सेक्शन 161 में प्रोविजन है। मान लो एक डायरेक्टर को 6 मंथ्स के लिए फॉरेन जाना है इंपॉर्टेंट काम से, तो बोर्ड मीटिंग्स कौन अटेंड करेगा? इसलिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे होता है? बोर्ड एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह काम करेगा जब वो इंडिया से बाहर हो। अथॉरिटी कब स्टार्ट होती है? जैसे हाई ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया छोड़ के जाता है। कब खत्म होती है? जैसे हाई ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया आता है। राइट्स एंड ड्यूटीज बिल्कुल सेम जो ओरिजिनल डायरेक्टर के होते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को सेम पावर्स मिलते हैं। कंडीशंस, आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए या रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। पर्पस, बोर्ड फंक्शनिंग कंटिन्यूअस रहे। डायरेक्टर एब्सेंट है तो बोर्ड की मीटिंग्स या डिसीजन स्टक नहीं होने चाहिए। इट्स लाइक हैविंग अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर इन क्रिकेट, जब मैं प्लेयर इंजर्ड हो तो सब्स्टिट्यूट खेलने आता है। क्वेश्चन 19. जॉइंट वेंचर क्या होता है? ये एक बिजनेस अरेंजमेंट है जब 2 या ज्यादा पार्टीज मिलकर काम करती है। कैसे काम करता है? दो कंपनीज रिसोर्सेज पूल करती है, पैसा, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर। दोनों कंट्रोल शेयर करती है, डिसीजंस टुगेदर लेते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस भी शेयर करते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। टाइप्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जेवी, सिर्फ अग्रीमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, नई कंपनी नहीं बनाई। इक्विटी जेवी, नई कंपनी बना ली, दोनों पार्टनर्स ने जॉइंटली। क्यों करते हैं? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एक्सपर्टीज पूल करना, एक की टेक्नोलॉजी प्लस दूसरे का मार्केट नॉलेज। रिस्क शेयर करना, अकेले करना रिस्की है तो पार्टनर मिल गया। कैपिटल पूल करना, बड़ा प्रोजेक्ट है तो दोनों पैसा डालते हैं। एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी एक इंडियन कंपनी थी, मारुति और जापानीज कंपनी सुजुकी, दोनों ने मिलकर जेवी बनाया। बेसिकली इट्स टीम वर्क इन बिजनेस वर्ल्ड। क्वेश्चन 20. फेमा में ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? सेक्शन 10 ऑफ फेमा में डेफिनेशन है। कौन होते हैं? बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, एफएफएमसी। ये क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स हैंडल करते हैं। मतलब अगर तुमको डॉलर्स चाहिए या फॉरेन करेंसी सेंड करनी है तो ये लोग हेल्प करते हैं। ऑथराइजेशन कौन देता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिना आरबीआई की परमिशन के कोई फॉरेक्स बिजनेस नहीं कर सकता। रूल्स, आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं स्ट्रिक्टली। कोई भी वायोलेशन हुआ तो ऑथराइजेशन कैंसिल हो सकता है। वाई नीडेड? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज सेंसिटिव मैटर है, इकोनॉमी अफेक्ट होती है इसे, तो रेगुलेटेड वे में होना चाहिए डीलिंग्स। कंप्लायंस, इनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है और आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली ये आरबीआई के एजेंट्स की तरह काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। क्वेश्चन 21. डिबेंचर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी ने लोन लिया पब्लिक से और उसके बदले सर्टिफिकेट दी, वही डिबेंचर है। डेफिनेशन सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट में है। ये बेसिकली लोन का एक्नॉलेजमेंट है। टाइप्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कंपनी की कुछ एसेट्स प्लेज की है एज सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी नहीं है। फीचर्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है 10% या 12% एटसेट्रा। मैच्योरिटी पीरियड होती है, जैसे 5 इयर्स बाद रिटर्न करेंगे। ओनरशिप नहीं देती, मतलब तुम डिबेंचर होल्डर हो तो शेयर होल्डर नहीं हो। प्रायोरिटी होती है पेमेंट में, शेयर होल्डर्स से पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट। वाई कंपनीज इशू करते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए।
अगर कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए और बैंक लोन महंगा है तो पब्लिक से डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए फिक्स्ड इनकम सोर्स है। शेयर्स की तरह रिस्की नहीं, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। थिंक ऑफ इट एज कंपनी का IOU सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 22, दिन क्या होता है? दिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली डायरेक्टर का आधार कार्ड है। क्या है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ये यूनिक नंबर हर डायरेक्टर को। क्यों जरूरी है? कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है इंडिया में किसी भी कंपनी में तो पहले दिन लेना पड़ेगा। कैसे मिलता है? एप्लीकेशन फाइल करो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ। फोटोज, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब डॉक्यूमेंट्स डीन पड़ते हैं। वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। एक बार मिल गया तो हमेशा रहेगा। डिफरेंट कंपनीज में डायरेक्टर बनो, सेम दिन उसे करोगे यूज। जब भी डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई डॉक्यूमेंट साइन करो दिन मेंशन करना पड़ता है। बेनिफिट्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं प्रॉपर्ली। ट्रांसपेरेंसी आती है। डुप्लीकेट डायरेक्टर्स का इशू नहीं होता। गवर्नमेंट को ट्रैक करना इजी होता है कि कौन कहां डायरेक्टर है। इंपॉर्टेंट, अगर 15 इयर्स तक कंपनी के अकाउंट्स फाइल नहीं किए तो दिन डीएक्टिवेट हो सकता है। पर FIR से एक्टिवेट हो सकता है कंप्लायंस करके। इट्स योर यूनिक आइडेंटिटी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्वेश्चन 23, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में उसे होता है सिक्योरिटी के लिए। कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा चार्ज है जो फिक्स नहीं है, फ्लोट करता है। मतलब स्पेसिफिक एसेट पे नहीं बल्कि क्लास ऑफ एसेट्स पे होता है। एग्जाम्पल, बैंक ने कंपनी को लोन दिया और सिक्योरिटी ली तुम्हारी सारी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब मियर सिक्योरिटी है। अब इन्वेंट्री तो डेली चेंज होती है ना, आज कुछ स्टॉक है कल बेच दिया परसों नया आ गया तो चार्ज फ्लोट कर रहा है। कंपनी नॉर्मली बिजनेस कर सकती है। डिफरेंस फ्रॉम फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज में स्पेसिफिक एसेट होती है जैसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, उसको सेल नहीं कर सकते बिना लेंडर की परमिशन के। फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी फ्रीली डील कर सकती है, एसेट से स्टॉक बेच सकते हो, नया ला सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन, जब कंपनी डिफॉल्ट करे या कोई स्पेसिफिक इवेंट हो तब फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब फिक्स्ड बन जाता है। बेनिफिट्स, कंपनी के लिए बिजनेस ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। लेंडर के लिए सिक्योरिटी तो है, अगर कुछ गलत हुआ तो प्रोटेक्शन है। कॉमनली यूज्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स में वेयर कंपनी को डेली ऑपरेशंस के लिए फ्रीडम चाहिए। थिंक ऑफ इट लाइक तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा है पर तुम उसे कर सकते हो नॉर्मली जब तक सब ठीक चल रहा है। क्वेश्चन 24, अमालगमेशन क्या होता है? सिंपल हिंदी में संगठन या विलीन। जब दो या ज्यादा कंपनीज मिलके एक हो जाती है। क्या होता है? दो कंपनीज अपना अलग एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है और या तो नई कंपनी बन जाती है या एक कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसफरी कंपनी जो कंपनी ले रही है में। वाई कंपनीज करते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ी कंपनी बनो तो एफिशिएंसी आती है। एक्सपेंशन, मार्केट शेयर बढ़ाना है। रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस को रिऑर्गेनाइज करना है। सिनर्जी, दो कंपनीज के स्ट्रेंथ्स कॉम्बाइन करो। एलिमिनेट कंपटीशन, कंपेटिटर को ही खरीद लो। लीगल प्रोसेस, सेक्शंस 230 to 232 ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न करते हैं। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, क्रेडिटर्स की अप्रूवल भी चाहिए कई केसेस में। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की अप्रूवल कंपलसरी है। कोर्ट सुपरवाइज करता है पूरा प्रोसेस। एग्जाम्पल, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर ये रीसेंट एग्जाम्पल है। टाइप्स, मर्जर, दोनों कंपनीज खत्म नई बनती है। एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी दूसरी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इट्स लाइक मैरिज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दो अलग एंटिटीज मिलके एक हो जाती है। क्वेश्चन 25, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है? इंटरेस्टिंग नाम है ना। रेड हेरिंग मतलब एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होता है इंग्लिश में, पर यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है। क्या है ये? ये एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी इशू करती है IPO से पहले। टाइमिंग, फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू होती है जब कंपनी पब्लिक ऑफरिंग की प्लानिंग कर रही है। टैब, कंटेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है जो फाइनल प्रोस्पेक्टस में होता है। कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, बिजनेस प्लान्स, रिस्क, सब कुछ। क्या नहीं होता? फाइनल प्राइस ऑफ शेयर्स, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज, ये दो चीज फाइनलाइज नहीं होती है इनिशियली। पर्पस क्या है? इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। मार्केट की इंटरेस्ट गेज करना, कितने लोग इंटरेस्टेड है। प्राइस डिस्कवरी के लिए हेल्प डिमांड देख के प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, रॉक के साथ फाइल करनी पड़ती है बिफोर इशू। लेटर क्या होता है? जब प्राइस और क्वांटिटी फाइनलाइज हो जाती है तब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाती है। सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। वाई रेड हेरिंग? ओरिजिनली US में रेड इंक से प्रिंट होती थी प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस,
इसलिए ये नाम पड़ा। थिंक ऑफ इट एज अ मूवी ट्रेलर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दिखाते हैं, बस टिकट प्राइस नहीं बताते अभी। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में और क्लैरिटी चाहिए तो फील फ्री टू आस्क। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।